देश में कर्जा ना चुका पाने वाला गरीब दुनिया छोड़ता है, जबकि अमीर देश। ताजा मामला नीरव मोदी का है, जिस पर 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है। वैसे मामला सिर्फ 11,000 करोड़ का नहीं है, मामला सिर्फ नीरव मोदी का भी नहीं है। बीते 3 सालों में 12,000 से ज्यादा बैंक फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। यानी इस मुल्क में हर 2 घंटे में एक नीरव मोदी सामने आता रहा है। वैसे नीरव मोदी और उस जैसे न जाने कितने धोखेबाज पिछली सरकारों के दौरान भी सामने आते रहे हैं। ताजा मामला एक बार फिर बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल सिर्फ पीएनबी के ऑडिटर्स और पीएनबी प्रबंधन पर नहीं, बल्कि एलओयू पर पैसा देने वाले बाकी बैंक, आरबीआई, वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय पर भी हैं। सवाल कुछ और भी हैं। इस देश में डूबते कर्ज की रकम 9.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका है। ये तब जबकि बीते 5 साल में करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया गया है, या कहिए माफ कर दिया गया है। कर्ज ना देने की ज्यादातर राहत उन बड़ी मछलियों को मिली है जो राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ का चुनावी चंदा भी देते हैं। ऐसे ही तमाम सवालों को समझने की कोशिश आज इंडिया बोले में। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिजोन मिश्रा साहब, आप कंज्यूमर मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ प्रोफेसर नरेंद्र कुमार भसीन साहब जुड़ रहे हैं, आप आर्थिक मामलों के, बैंकिंग मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं राजीव जेटली साहब, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ सीएमए आरएस भाटी साहब जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्वबंधु गुप्ता साहब, आप इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया बोले में। और आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए इस देश की युवा पीढ़ी भी इंडिया बोले के इस कार्यक्रम में मौजूद है। लेकिन सवाल और जवाब के इस क्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। संसद में सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले की गूंज, टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। 11,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है और दोनों आरोपी फरार हैं। कैसे हो गया घोटाला? सरकार जिम्मेदार है, विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। It is a huge loot of people's money, public money. How such a scam could take place in Punjab National Bank? How the scamsters could run away from the country? वित्त मंत्री अरुण जेटली खुद कह चुके हैं कि ये घोटाला आर्थिक सुधारों के लिए बड़ा धक्का है। वित्त मंत्री का कहना है कि निगरानी रखने वालों की बड़ी चूक है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और उनसे जुड़े लोग, कंपनियां अपनी संपत्ति किसी को नहीं बेच सकेंगी। पीएनबी घोटाले के सिलसिले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 64 लोगों और कंपनियों पर ये रोक लगाई है। इनमें नीरव मोदी की कंपनी फायर स्टार डायमंड, मेहुल की गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया, नक्षत्र और पीएनबी के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल वही है कि क्या नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर भारत ला पाएगी सरकार? पीएनबी जैसे घोटाले नहीं होंगे, इसकी गारंटी दे पाएगी सरकार? टीम न्यूज़ नेशन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और मनोज गैरोला साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए, ये जो पूरे धोखाधड़ी और घोटाले का मामला सामने आ रहा है, क्या ये सिर्फ 11,400 करोड़ रुपए का है या इससे कहीं ज्यादा का? ये देखिए, जिस समय ये स्कैम एक्सपोज हुआ उससे पहले हमारे देश में जो सबसे बड़ी डिबेट चल रही थी वो ये थी कि सरकार ने जो थोड़े ही महीनों पहले घोषणा करी थी कि सरकार 2 लाख रुपए का प्रावधान करेगी बैंकों को बेल आउट करने के लिए, उस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि 9 लाख करोड़ के एनपीएस बैंक के सामने थे। उसी समय ये जो फ्रॉड था ये वो हो गया, एक्सपोज हो गया। अब सबसे बड़ा समस्या ये है कि गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स का 2 लाख करोड़ रुपए इन बैंकों को दे, जैसे कि पीएनबी बैंक को, और फिर पीएनबी बैंक के कुछ ऑफिशियल्स ये सारी की सारी रकम सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों की जेब में ट्रांसफ़र कर दें। तो अब ये एक परसेप्शन है जो एक आम जनता के सामने है, और एक आम जनता ने इस तरह के फ्रॉड में और एनपीए के बीच जो डिफरेंस है वो करना बंद कर दिया है। अब लोग ये सोचते हैं कि जो भी एनपीएस थे वो एनपीएस भी एक तरीके से फ्रॉड ही थे। डॉक्टर भसीन साहब, 11,400 करोड़ या इससे कहीं ज्यादा, और ये मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए की खबर आई कि शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई, खबर आई कि जो सरकार की वैल्यू है बैंकों में उसमें 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो दरअसल में ये रकम जाती कहाँ है? देखिए, 11,000 करोड़ अभी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो पहला जो खबर
खाली हो सकता है पेन भी नहीं और बैंक्स में भी हो। पर जहाँ पे जो प्रॉब्लम हमें जो नज़र आ रही है कि दोनों का कोर बैंकिंग सिस्टम फिनेकल और स्विफ्ट आपस में रिकनसाइल नहीं था या आपस में बात नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे हमारे टेक्नोलॉजी का जो प्रॉब्लम है वो सामने आती है। जी बिल्कुल, लेकिन बिजॉन मिश्रा साहब एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, एक सामान्य उपभोक्ता एटीएम से पैसे निकालने जाता है और अगर 100 रुपये भी निकालता है तो तुरंत उसके पास SMS अलर्ट आता है। अगर आप अपनी कार या मकान की EMI चुकाते हैं तो भी आपके पास SMS आता है और उसमें लिखा हुआ होता है प्लीज़ इग्नोर इफ़ ऑलरेडी पेड। 11,400 करोड़ रुपए लगातार निकाले जाते रहे और इस डिजिटल क्रांति के युग में किसी को पता नहीं चला। नहीं, पता सबको था, इस फाइनेंशियल मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है जी, ये सबको मालूम था। लेकिन आप यदि तंत्र को अपने पक्ष में कर लेते हैं, आप यदि उसको फिडल कर देते हैं, जिसको देखना है वही खुद उसको इग्नोर कर रहा है, तो आप किसको फिर दोषी ठहराएंगे? बिल्कुल, लेकिन आप सीधा सवाल सरकार के ऊपर उस पूरे सरकारी सिस्टम पर खड़ा कर रहे हैं। विश्व बंधु गुप्ता साहब, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया तमाम सरकारी एजेंसियां हरकत में आई और अगले कुछ घंटों में ही ये बता दिया गया कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की कुल इतने करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, इतने पैसे सरकार के खजाने में वापस आ चुके हैं। क्या वाकई सरकारी एजेंसियां इतने कम समय में इस बात का अनुमान लगाकर आंकड़ा सामने रख सकती हैं कि देखिए साहब हमने 5,000 करोड़, 4,000 करोड़ या 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है? ये वैल्यूएशन का आधार कैसे होता है? देखिए, ये जो वैल्यूएशन की जो फिगर्स आई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, वो सारी फ्रॉड है, क्योंकि जिस वैल्यूएशन को वो मान रहे थे वो आर्टिफिशियल डायमंड्स हैं जो इनके पास जी, जिसकी वैल्यू 1/10वां भी नहीं है। लेकिन RS भाटी साहब, क्या इस खुलासे के बाद आपको ये लगता है कि इस देश में और भी नीरव मोदी हो सकते हैं? हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये ऑल ऑफ सडन तो हुआ नहीं है। आप देखिए एक सिस्टम को आपने उस पर आपका कंट्रोल इतना नहीं था। लाइक आप देखिए अगर कोई किसी इंडस्ट्री को आप जो लाइक पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट होता है, दे डू द मॉक ड्रिल ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की यहाँ पे कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए कर जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसा नॉन फंडेड बेस्ड गारंटीज दी जा रही है, इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ ए RBI ओनली, तो इनमें क्या ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ कि ये पर्टिकुलर सेक्टर को क्यों जा रहा है? सेक्टोरियल स्पेसिफिक एनालिसिस होना चाहिए। राजीव जेटली साहब, न खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आंकड़े बता रहे हैं कि 12,000 से ज्यादा बैंक फ्रॉड के अकेले मामले हैं बीते 3 साल में। बिल्कुल सही, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और जो घोटाले उजागर हो रहे हैं वो भी जब सिस्टम का रिफॉर्म होता है तो पता चलता है किस तरीके के घोटाले आपके पहले चलते आ रहे हैं। ये आप देखिए, यही चोर इसी देश में रहते थे, इस देश में आराम से घूमते थे, आराम से चलते थे। यही चोर थे जो चिट्ठी लिखकर बोला करते थे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, मेरी चोरी में उन्होंने मेरा सहयोग किया। अब वही चोर यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। बात यह है कि चौकीदार है इसलिए भाग रहे हैं, चोरों के साथ मिलकर चोरी करते थे। जेटली साहब, माफ कीजिए रोक रहा हूं आपको, सवाल तो यही है कि जब चौकीदार है तो चोर भाग कैसे रहा है? मैंने आपसे बोला चौकीदार है, चौकीदार ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई, जब भी ये संज्ञान में आया उसी वक्त उसके ऊपर कार्रवाई हुई। अगर लेकिन जो पैसा वापस लिया जा रहा है जेटली साहब, उस पैसे के उस रकम पर भी सवाल है। विश्व बंधु गुप्ता कह रहे हैं कि जो सरकार दावे कर रही है कि 11,400 करोड़ के बदले हमने इतने करोड़ की रिकवरी कर ली है, वो आंकड़ा ही फर्जी है, खासकर तब जबकि वो व्यक्ति जिस पर आरोप ये लग रहा है कि वो 2,000 का नकली हीरा 5 लाख का बेच रहा है। देखिए, आप 5 लाख के आधार पर वैल्यूएशन करके बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। सरकारी तौर पे जब भी किसी चीज का किसी चीज की कुर्की की जाती है तो उसका ऑक्शन भी किया जाता है। विश्व गुप्ता जी जब वहां ऑक्शन में जाएंगे तब इस बात को रख सकते हैं कि इसकी कितनी कीमत हो सकती है। विश्व बंधु गुप्ता जी से ही पूछ लेते हैं। गुप्ता जी, क्या सब कुछ ठीक है जांच एजेंसियों के मोर्चे पर? कुल ठीक नहीं है। मैं एक बात बताऊं, जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि इन बैंकों के अंदर जो भी ब्लैक मनी या उल्टा सीधी बातें हो रही है उनके ऊपर कोई निगरानी रखी जा सके। आज डीमोनेटाइजेशन को 1 साल हो गया है और हालत इतनी खराब है इस समय कि ये जो जितने भी हैं आपके दोनों के दोनों मामा और भांजे जी, ये जेन्युइन डायमंड में डील नहीं करते थे। अरे मामा भांजे जीजा साले सास सभी के सभी जितने भी घोटालेबाज हैं सभी को अकाउंट में लिया जा रहा है। ये मामा भांजे की बात नहीं है, जीजा साले की मेरे को बात कहें, आप मेरे को बीच में डिस्टर्ब नहीं कार्रवाई की जा रही है। मेरे को अपनी बात कहिए, मेरे को अपनी बात कह लेना। कहिए विश्वबंधु जी। देखिए, इस समय जो आर्टिफिशियल डायमंड होता है जो इस समय दुनिया भर में बेचा जा रहा है, उसकी बाजार के अंदर
2 पैसा भी कीमत नहीं होती, उसमें होता है कि जितने में फंस जाए उतने में ठीक है जी। ये आप इनके पास आप इनको पकड़ोगे, आप नीरज मोदी और ये आपका जो भी है ये सब, इनको आप लंदन में पहले तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, पकड़ोगे भी तो आपको इनके पास से एक नया पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि वो पूरा का पूरा पीएनबी का पैसा। विश्वबंधु जी, युवा पीढ़ी इस पूरे मामले पर क्या सोचती है ये समझना भी जरूरी है। बिजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इस मुद्दे को लेकर। जी, कर्जदार जब इतने कर्ज लेकर देश छोड़ देते हैं और सरकार कुछ दिनों बाद उसे भुला देती है, तो इसका भुगतान कौन करेगा? जो अफसर होते हैं क्या वो भी इसमें मिले होते हैं? इस देश में जो हमारा अमीर है वो अब अमीर पे अमीर हुआ जा रहा है, जबकि गरीब है वो और गरीब हुआ जा रहा है। और जैसा कि नीरव मोदी हैं जो पैसा लेके अब बाहर जा चुके, लेकिन हमारी सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? सर, जैसे यहाँ पे जैसे जितने भी ये बड़े बड़े लोग होते हैं, क्या उनको अपने इंडिया से बाहर जाने दिया जाता है क्या इजीली इतना? और जितना भी गरीब होता है वो इजीली यहाँ पे मरता रहता है। देखा जाए तो ये नीरव मोदी का जो घोटाला है वो 1 साल या 2 साल का घोटाला नहीं है, ये लगभग कम से कम 2011 से चलता आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार किसी भी घोटाले को पहचानने में इतना वक्त क्यों लगाती है? आपने अभी कहा कि सारे बैंक के घोटाले हैं, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या ये सारे बैंक आपस में मिले हुए हैं जो इसको नीरव मोदी को बाहर भेजने के लिए? किसी ने जो पिछले साल अवार्ड दिया पीएनबी को, तो वो उसके बाद भी इतना बड़ा स्कैम निकल के आया पीएनबी से। पिछले बार तो विजिलेंस अवार्ड मिला है पीएनबी को। बिल्कुल। सर, क्या इस स्कैम से पीएनबी के नॉर्मल कस्टमर्स पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? ठीक, अब एक एक करके सवालों के जवाब लेते हैं। राजीव जेटली साहब, पहला सवाल आपसे वो ये कि ऐसा नहीं है कि अचानक से मामला सामने आ गया हो और आप कह रहे हो कि देखिए हमने सख्ती दिखा दी है। सालों से चलता रहा है मामला। 2014 में जब आप सत्ता में आए थे तब भी मामला चल रहा था और आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा 2017 में घोटाले का जो दायरा है वो बढ़ा है। देखिए, कार्रवाई की कब? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया था ये लोकसभा के अंदर कि अगर हमने वो केसेस खोल दिए होते जो इस देश के अंदर चल रहे थे घोटाले के रूप में, तो हमारी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में डाउन हो जाती। बहुत सारी बातें उसमें देखनी पड़ती है, लेकिन एक बात आप ये नोटिस कीजिएगा, मैं तो दीक्षित जी का बहुत धन्यवाद करूंगा और ये भी आग्रह करूंगा कि पुराना भी कोई ऐसा घोटाला जो बैंकिंग घोटाला जिस अब पूरा सिस्टम खुलता चला जा रहा है, वो चीजें भी बाहर निकाल के लाई जानी चाहिए। जेटली साहब, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। इसी मामले में महीनों पहले नहीं सालों पहले विसिल ब्लोअर की तरफ से आवाज उठाई गई थी। अगर आप इतने सजग थे तो तभी कदम क्यों नहीं उठाए गए? मैं आपसे केवल इतनी बात, बहुत संक्षेप में देखिए, मैं आपसे केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, हर जगह पे झूठ बोला गया। एनपीए की बात को ले लीजिए, 18 करोड़ से लेकर के 56 करोड़ पे एनपीए आए, 18% बताते थे, 36% बताते थे, 86% निकले। तो ये झूठ जो पिछली सरकार में बोल के गई है वो भी अपने आप में घोटाला है। आप ईमानदार थे क्या? इसीलिए 2014 से 2018 तक क्या आप ईमानदार रहे? मैंने आपसे सवाल आपसे है। ये ईमानदारी का ही नतीजा है कि चोर अब यहाँ बैठते नहीं है, और लेकिन किसी भी चोर को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री की तारीफ करता हो, चाहे वो राहुल गांधी की तारीफ करता हो। ये तो सवाल है ही नहीं। सवाल ये है कि कैसे आम आदमी का 11,400 करोड़ रुपया लेकर कोई व्यक्ति विदेश में चला जाता है। मनोज गैरोला साहब, एक सवाल जो पूछा गया वो ये कि अगर 11,400 करोड़ रुपए चले जाते हैं तो इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये उसका पैसा था जो चला गया है? देखिए, ऐसा है कि भाई ये जो बैंक के जो फ्रॉड के पैसे हैं या फिर एनपीएस के लिए सरकार जो बेल आउट कर रही है बैंक को, ये एक आम टैक्स पेयर्स का ही पैसा है जो कि सरकार बैंक्स को देती है। और अब सवाल ये है कि बैंक के कर्मचारी यही पैसा 2-4 उद्योगपतियों को फ्रॉड तरीके से देंगे और ये पैसा दोबारा ही से वापस जाएगा। तो आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल ये है। इसके पीछे कारण ये है कि अगर हम देखें ये जो अभी नीरव मोदी वाला फ्रॉड है उसका कारण क्या है, मेरे ख्याल से इसका कांग्रेस और बीजेपी से कोई ऐसे लंबा चौड़ा संबंध नहीं है। ये सिस्टम का फेलियर है जो कि पिछली सरकार में भी था और इस सरकार में भी ये सिस्टम का फेलियर वैसा है। इसमें अगर आप देखें तो क्या था, स्विफ्ट जो मैसेजिंग सिस्टम है उसका कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ जो इंटीग्रेशन होना चाहिए था पीएनबी बैंक का, वो नहीं था। उसके अलावा जो ऑडिटर का, लेकिन पूरा सिस्टम खामोश रहा। सवाल इसको लेकर है। विश्वबंधु गुप्ता साहब, आपने कहा कि देखिए जो सरकार ने वैल्यूएशन करके बताया कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं, दरअसल में वो आंकड़ा ही गलत है। एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, नीरव मोदी ने जो रकम लेकर नीरव मोदी विदेश गया है, क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ अकेले नीरव मोदी की भूमिका है या आपको लगता है कि इस तरीके के मामलों में कई बार बैंक के कर्मचारी भी शामिल रहते हैं और ये सोची समझी साजिश होती है? देखिए सारे इसमें बैंक के काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। नंबर एक बात आप देख के चलिए कि 2013 में ये बैंक, ये जो दोनों के दोनों मामा भांजे हैं, इनकी ऑपरेशन 2013 में शुरू होती है
और 2013 में अगर आप पूरी ऑपरेशन देखिए वो पीक पकड़ती है 2016-2017 में। 2016-2017 वो पीरियड है जिसके अंदर ये जो अपनी प्रेजेंट सरकार है पूरी कमांड के अंदर है। जो अगर मान लीजिए 11-12 हजार करोड़ का जो घपला हुआ है उसके अंदर से 9,000 का घपला सिर्फ 2015, 2016, 2017 में हुआ है। ये पूरा का पूरा फ्रॉड तब हुआ है जब मोदी की गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरी कमांड में थी और ये नहीं चाहते थे कि किसी तरह ये मामला बाहर आए। वो जो भाई साहब का कुछ कह रहे हैं चौकीदार था, अरे देवोस में आप चौकीदार के मामा से मिलते रहे, वहां बैठ के आप बात करते रहे, आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं? चलिए यहाँ पर रुक रहे मैं बहुत शॉर्ट में जवाब देता हूं। एक तरफ घुसपैठिया और एक तरफ मुझे नहीं पता, मैं गुप्ता जी के बारे में नहीं जानता भी, लेकिन एक तरफ एक नेता राहुल गांधी जो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं वहां जाकर, उसके बाद 1550 करोड़ रुपए देते हैं, 1550 की करोड़ की सौगात मात्र 2 दिनों के अंदर देते हैं। मैं कह रहा हूं चोरों के साथ चोर सहूलत के साथ रहते थे, चौकीदार की वजह से इस देश में नहीं रह पा रहे, इसलिए भाग रहे हैं। चलिए तो इंडिया बोले में आज हम बात कर रहे हैं इस देश के बैंकिंग सिस्टम की। मामला नीरव मोदी से जुड़ा है और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को किस तरीके से मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है, जबकि बड़ी मछलियां हजारों लाखों करोड़ रुपए के घोटाले धोखाधड़ी लगातार इस देश में करते रहे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी इस रिपोर्ट को देखिए। 11,000 करोड़ से ज्यादा का पीएनबी घोटाला, ओरिएंटल बैंक की एक शाखा से 390 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। बड़ी होती जा रही है डिफॉल्टर्स की लिस्ट। एक आंकड़े के मुताबिक विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या 9,339 है। इन पर करीब 1,11,738 करोड़ का कर्ज है। कर्ज लेकर देश से फरार होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और इसे रोकने के लिए सरकार की तरफ से अहम कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक फ्रॉड करने वाले अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल को मंजूरी दे दी है। इसमें भारत में इकोनॉमिक फ्रॉड कर विदेश भागने वाले अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने समेत कई सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं। नियम तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या विदेश में बैठे फर्जीवाड़े के आरोपियों पर कानून का शिकंजा कस पाएगी सरकार? टीम न्यूज़ नेशन। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर गौरव बल्लभ, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर बल्लभ आपसे। राजीव जेटली साहब, प्रवक्ता बीजेपी, कह रहे हैं कि देखिए साहब, ये चौकीदार की सरकार है, तभी ये हो रहा है कि जिन्होंने भी घोटाला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, देश ने चौकीदार की चौकसी पूरी देख ली कि चौकसी लेके माल उड़ गया सारा। 3 चीज़ों का मुझे जवाब दे दीजिए। जितने भी LOUs थे, क्या वो आपके सरकार के रहते सारे इश्यू हुए थे कि नहीं? हमारे युवा साथी बैठे हैं। LOU का मात्र मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी लोन, बस इसको टेक्निकल मत जाओ। ये सारे के सारे 15, 16 और 17 में इश्यू हुए। दूसरी बात, मुझे ये बता दीजिए कि ये 3M आप ही की सरकार में क्यों भागे? राजीव जेटली साहब से आपके सवालों के जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे। 2013-14 यूपीए का आखिरी साल था। 4,000 से ज्यादा बैंक फ्रॉड के मामले रजिस्टर हुए। ये वो मामले हैं जो संसद में सरकार ने बताए हैं, जो संज्ञान में आए हैं। क्या आप नैतिकता के आधार पर सवाल कर सकते हैं? मैं आपको बिल्कुल बोलता हूं कि विलफुल डिफॉल्टर्स पिछले 3 साल में विलफुल डिफॉल्टर हमारे साथी समझते हैं, जिनके पास पैसा और पैसा बता दीजिए। अब मैं वही आंकड़े पे ही बात कर रहा हूं, जो आंकड़ा आपने दिया उसी की बात कर रहा हूं। विलफुल डिफॉल्टर जो पैसा है जेब में, संपत्ति है पर पैसा नहीं देते। पिछले 3 साल में जो हमने छोड़े थे 25,000 करोड़, वो आज हो गए 1,11,000 करोड़। 25,000 करोड़ आपने भी तो छोड़े ना। बात तो सुनिए, ये लगभग उतनी रकम है जितने में आप पूरे देश में मनरेगा योजना चलाते थे। अरे मैं उसका भी जवाब देता हूं। अनुराग जी, बहुत आप अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, 2 तरह के डिफॉल्टर होते हैं। एक डिफॉल्टर जो बोनाफाइड होते हैं, जो इंडस्ट्री जो इकोनॉमिक साइकिल के डाउन टर्न के कारण पैसा नहीं दे सकते। एक जो होते हैं जिनको की राजनीतिक संरक्षण से पनपाया जाता है, जिसके उदाहरण है। सर, मेरा सीधा सवाल था गौरव बल्लभ साहब आपसे, अब वो 25,000 करोड़ अपनी आंखों को बंद करके नहीं रखा था इस तरीके के धोखेबाजों के सामने? जेन्युइन डिफॉल्टर है जो कि अपना पैसा, क्योंकि आप राजीव जेटली साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा। विजन मिश्रा, आप कुछ कहना नहीं दे सकते? बहुत संक्षेप में विजन मिश्रा। अनुराग जी, बहुत देर तक आप हमको इंतजार करवा दिए जी, कहिए। लेट्स गो टेक्निकल। हम लोग टेक्निकल बात करें। यहाँ बैंकिंग सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो रही है। बैंकिंग बहुत सीरियस बात हो रही है। वो सीरियस बात ये है
कि कभी भी कोई भी कर्जा यदि कोई भी LOU खोला जाता है तो वो एक गारंटी पे खोला जाता है, एक सिक्योरिटी पे खोला जाता है, और ऐसे वो अंधाधुंध नहीं खोल दिया जाता है। राजीव जेटली, जो 3 सवाल गौरव वल्लभ ने पूछे, बहुत संक्षेप में जवाब, जिनका पहले आप जवाब दे चुके हैं उनका ना दीजिए। मैं एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले इन्होंने सवाल उठाया था कि राजनीतिक संरक्षण, मैंने सवाल उठाया LOU आपके रिजाइन में हुए यार, जवाब दीजिए फिर अगला पे आएंगे। मैं तीनों पे ही आऊंगा, तीनों ही जवाब कहिए जेटली साहब। सबसे पहला, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो घोटालेबाज या चोर होते हैं उसे वो किन्हें कहा जाता है? वो उन्हें कहा जाता है जिनका एक भी पैसा ना लगे, सरकार उसे जमीन दे और उससे पेमेंट भी ना ले और वो उस जमीन को बेच दे। जेटली साहब तथ्यात्मक बात बताइए। दीक्षित जी पूरा करने दीजिए। और वो बेच दे, और वो जो बेच दे वो कहां से निकलता है? वो इनका दामाद निकलता है। दूसरी बात, तथ्यात्मक तौर पर जिस मुद्दे की आज हम बात कर रहे हैं उसकी पुत्र उस पे मत कहिए। गौरव वल्लभ माफ कीजिए आपको, गौरव वल्लभ माफ कीजिए आपको, गौरव वल्लभ बात करिए, गौरव वल्लभ माफ कीजिए आपको। टेक्निकल बात करने आए हैं। राजीव जेटली साहब, युवा लोगों को ऐसे मूर्ख क्यों बना रहे हैं? चोर की गौरव वल्लभ ने। अब दूसरी बात, एनपीए के ऊपर झूठ किसने बोला? इनकी सरकार ने बोला। एनपीए के ऊपर मैंने आपको बोला 36% क्लेम करते थे, 82% निकले। ये झूठ कौन बोल के गया? कांग्रेस की सरकार। तीसरी बात, जब ये बैंकिंग रिफॉर्म हो रहा था, माननीय सीतारमन जी ने इस बात को रखा कि 2 पैरेलल बैंकिंग सिस्टम चल रहा था, एक कंप्यूटराइज और एक राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी जिनके पास जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, बॉम्बे जाते हैं, उनका इनॉग्रेशन करते हैं, 1500 करोड़ रुपए उन्हें गिफ्ट देते हैं। चलिए हमारे साथ युवा पीढ़ी मौजूद है। एक छोटी आपके पास आप जैसे कितने लोगों को लगता है, जरा हाथ उठाकर बताइएगा कि राजीव जेटली प्रवक्ता बीजेपी जो बात कह रहे हैं वो फैक्चुअली सही है? देखिए, गौरव वल्लभ भी जो कह रहे हैं उसमें भी तमाम पेच है, लेकिन राजीव जेटली साहब, हमें तथ्यात्मक होकर जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी मुद्दे पर रहें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन गौरव वल्लभ, आप तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल आपसे भी हैं। 4000 से ज्यादा बैंक फ्रॉड का मामला 2013-14 का था। इन सवालों के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जो 9.5 लाख, जेटली साहब, गौरव वल्लभ, 9.5 लाख करोड़ रुपए का जो आज एनपीए है, गौरव वल्लभ, 9.5 लाख करोड़ रुपए का जो एनपीए है, सरल शब्दों में डूबता हुआ कर्ज है, वो किसकी देन है? अरे अनुराग जी, या तो इनसे गौरव वल्लभ बोलने दीजिए। गौरव वल्लभ, क्या आपको नहीं लगता कि इनको बोलने दीजिए? गौरव वल्लभ, ये झूठ की परिभाषा जेटली साहब सुन ले। गौरव वल्लभ, अब या तो मेरे बीच में ना बोले। नहीं, आप भी बोल रहे थे, खैर दोनों ही ना बोले तो ज्यादा बेहतर। बोलिए गौरव वल्लभ। सीधी सी बात बोलता हूँ, देखिए युवा साथी है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। एनपीए का क्या मतलब है कि जो अपना ऋण 90 दिन के अंदर में जब ड्यू हो जाए उसमें ना दे सके। अब हमने जब सरकार छोड़ी थी उस समय एनपीए थे 1.5 लाख करोड़, मैं आरबीआई का आंकड़ा दे रहा हूं मित्रों, और आज है 9 लाख करोड़। अब ये कह रहे हैं, अब झूठ बोल रहे हैं भाई। मैं आपको बताता हूं, माननीय प्रधानमंत्री, मैं झूठ नहीं, मैं आपको संसद में अनुराग जी या तो आप इनसे बुलवा लीजिए या आप मेरे से सुन लीजिए। अनुराग जी, या तो आप मेरे से सुन लीजिए। मैं आप दोनों को ही रोक रहा हूं। मनोज गैरोला साहब, आप आर्थिक पत्रकार हैं, चीजों को तथ्यात्मक तरीके से आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा करें, दरअसल में वो सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, खासकर बैंकिंग सिस्टम में, जिसमें राइट ऑफ की भी बात है, जिसमें एनपीए की भी बात है और जिसमें नीरव मोदी जैसे मामले की भी बात है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ मौजूदा सरकार पर सवाल खड़ा करना सही होगा या पिछली सरकारों को भी अपने गिरेवा में ईमानदारी से झांकना चाहिए? ये हाँ जी हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो समस्या है एनपीएस की और इस तरह के फ्रॉड की, ये बेसिक बैंकिंग सिस्टम का जो फेलियर है, हर लेवल पे फेलियर है, ऑडिटर का फेलियर है, आरबीआई का फेलियर है, पहली बार या सालों से चलता रहा है, ये सालों से चलता आ रहा है और कांग्रेस के टाइम पे भी ये ठीक नहीं हो पाया और बीजेपी के टाइम पे भी ये समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। और अगर आप देखिएगा जो एनपीएस थे, वो कांग्रेस के, वो जो लोन जितने भी थे कांग्रेस की सरकार जब थी उस समय वो लोन सैंक्शन हुए थे, उसमें से कुछ एनपीए यूपीए के टाइम बन गए थे, कुछ वो एनडीए के टाइम बने। तो अब ऐसा नहीं है, लेकिन एनडीए के टाइम पे भी कुछ बहुत ज़्यादा सुधार बैंकिंग सिस्टम में हुए हो, ऐसा कुछ सामने तो अभी है नहीं। भाटी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाहूँगा कि आज बैंकिंग सिस्टम पे फेल्योर है, ये हम एडमिट करते हैं, बट मैं टेक्निकली थोड़ा सा इस पर बताना चाहूँगा कि आज एक बंदा बैंक में लोन के लिए जाता है, उससे एक सीए में डेटा मांगा जाता है, वो बैंक को एक बार जैसे ही प्रोफेशनल पुटअप करता है, बैंक कहता है मेरी इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सीए में डेटा बना के लाई। मीन्स दे हैव ए माइंड सेट कि इसको देना है या नहीं देना है, पहले से तय है। मैं एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोफेशनल हूँ, मेरे एक विजन है मैं कि मैं डेटा बना के दूंगा और ये अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ये बनती है, बट वो
मैनेजर पर्टिकुलर लेवल पे वो अपनी विलफुल के अकॉर्डिंग के नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये बना के देंगे तो मैं इसको डिक्लाइन कर सकता हूँ। विश्वबंधु गुप्ता जी, आपसे भी एक सवाल है, और सवाल ये कि इस पीएनबी के पूरे घोटाले के बीच में एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जो तमाम बैंक हैं उसमें निजी भागीदारी को बढ़ाया जाए। इस विचार को, इस सुझाव को आप कैसे देखते हैं? आरोप लगा रहे हैं लोग कि इस बहाने कहीं बैंकों के निजीकरण की साजिश तो नहीं रची जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा खतरा इस समय यही है कि ये गवर्नमेंट हो सकता है प्राइवेटाइजेशन करना शुरू करे। साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन डॉक्टर भसीन से एक भी सवाल नहीं हुआ इस दौर में। डॉक्टर भसीन, आप जरा बताइएगा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसमें ऑडिट की प्रक्रिया सिर्फ एक बार नहीं होती है, 5 बार होती है, रियल टाइम से लेकर आरबीआई के स्तर तक, और कैसे लगातार सालों तक ये मामला चलता रहा, तब जबकि ऑडिट 5 स्तर पर होता है। बेसिकली वही मैं इसी चीज़ को फोकस करना चाहता हूँ कि सिस्टम फेलियर इसमें है, क्योंकि ऑडिट भी है, हमारा एक्सटर्नल ऑडिट भी है, प्लस हमारे पास बेसल 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में 3 रिस्क को कवर किया जाता है, जिसमें ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। जहाँ पे जो सारी रिपोर्ट को देखने के बाद यही समझ आ रहा है कि हमने बैंकों ने मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क को तो फोकस किया, बट ऑपरेशनल रिस्क जो बेसल 3 का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है उसको हम मिस कर गए। बिल्कुल, माफ कीजिए, आप तीनों को रोकेंगे। हमारे साथ युवा पीढ़ी मौजूद है और उसके जहन में इस पूरे मुद्दे को लेकर ढेरों सवाल पास से। सवाल किस तरीके के हैं, सवालों को लेते हैं जी। अगर कोई भी अगर लोन लिया जाता है मान लीजिए, या फिर अगर वो फ्रॉड होने वाला है या फिर फ्रॉड हो रहा है, तो उसको बेसिक रूल्स में बैंकिंग सिस्टम में देखा जाए तो पहले से ही रूट एनालिसिस उसका करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम कब स्ट्रॉन्ग होगा कि स्कैम्स को पहले होने से पहले ही फाइंड आउट कर लिया जाए और ये कम हो जाए? हमेशा स्कैम होने के बाद ही इसके ऊपर इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों की जाती है, जबकि ये स्कैम तो 3 से 4 साल से कंटिन्यू चलता ही जाता है। जैसे कि सर ने बताया कि ये एक सिस्टम फेलियर है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इन फ्यूचर हम सिस्टम में क्या क्या चेंज करें जिससे ये आगे ना हो ये स्कैम। विश्वबंधु गुप्ता, कोई भी एक पक्ष और है इसका, और मैं वो भी आपसे समझना चाहूंगा। पिछले मैं आता हूं गौरव जी आपके पास, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में 2300 करोड़ रुपए के आसपास का चुनावी चंदा मिला राजनीतिक दलों को, बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट जगत से था। क्या इस आरोप में आपको दम ज्यादा नजर आता है कि आप लोग हमें चंदा देते रहिए, हम आपके कर्ज को भुलाते रहेंगे, आपको विदेश जाने की अनुमति देते रहेंगे? आप जो भी आरोप है वो बिल्कुल ठीक है। 2014 का अगर चुनाव हुआ था तो सबसे ज्यादा पैसा 2014 के चुनाव में खर्च हुआ। आपको अगर याद होगा कितनी बार कितने अखबारों के अंदर फुल पेज टेलीविजन के ऊपर एडवर्टाइजिंग आती रही थी। जरा इस पहलू को भी ईमानदारी से कहिएगा, बताइएगा, ये जो पॉलिटिकल नेक्सस का आरोप लगता है कॉर्पोरेट जगत के साथ आपका, आप एक साल में 5-5 लाख करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट जगत को छूट देते हैं, वहीं आम आदमी किसान खुदकुशी करने को मजबूर है। मौजूदा सरकार में भी, पिछली सरकारों में भी, दोषी आप नहीं है क्या? देखिए, पहली बात, जो पब्लिक प्राइवेट का जो डिबेट चालू हुई है वो एक डाइवर्सनरी स्ट्रेटजी है, गवर्नमेंट चला रही है, और उसका कारण बताता हूं मैं आपको, क्योंकि सब समझदार लोग हैं। देश में 9 लाख करोड़ का एनपीए है और 8 लाख करोड़ का है पब्लिक सेक्टर का, 1 लाख करोड़ है प्राइवेट सेक्टर का, और पब्लिक सेक्टर की ऋण में हिस्सेदारी 90% है। तो ये कहां से प्रूव हो गया कि पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट है, इसको प्राइवेटाइज कर दो? ये सब एक मुहिम चला रहे हैं ताकि राजनीतिक चंदा देते रहो, कर्जा हम माफ करते रहे। मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने। प्रोफेसर गौरव बल्लभ, इस सवाल का जवाब भी दीजिए। सुनिए, ये सवाल आपसे भी पूछा जाए। मैं पूछ दे रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि ये तीनों इन्हीं के रिजाइम में भागे? आप फिर सवाल को भटका रहे हैं। राजनीतिक चंदा देते रहो, हम आपका कर्जा भुलाते रहेंगे। हमने तो सबसे ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया है, आप भूल गए शायद। हमने सबसे ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया। हमने राजीव जेटली, ये जो गठजोड़ का आरोप लगता है कॉर्पोरेट, राजीव जेटली, ये जो गठजोड़ का आरोप लगता है राजनीतिक दलों पर, क्या ये एक बड़ी वजह नहीं है कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए लेकर चला जाता है? कहिए जेटली। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, मात्र 20 दिन के अंदर पूरा देश हिला, सारे देश ने देखा किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आरएस भाटी, आपके मुताबिक आगे इस तरीके के मामले ना हो, क्या कदम उठाने की जरूरत? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो युग आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का युग आ रहा है, और इसमें आज जो बैलेंस शीट बनी है उस पर कैसे कंट्रोल करना है, वो सारा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको बैलेंस शीट रेडी मिलेगी। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज इंटरनेशनली भी डिस्कशन है,
इंट्रीगेटेड रिपोर्टिंग जो आ रहा है वो मेजर गवर्नमेंट को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने चाहिए। स्टंट का प्राइस सरल शब्दों में 3500 सुझाव क्या है? बेसिकली अपना कोर बैंकिंग सिस्टम हमें सेट करना पड़ेगा हर बैंक को। कोई सिस्टम नहीं चलेगा, कोई सिस्टम के साथ आपको अपना मेकर चेकर वेरिफिकेशन और आपका जो सिस्टम है, जैसे अभी पीएनबी ला रहा है कि ऑफिसर्स को दिया जाएगा 3 चेक और सिस्टम होगा। जब तक ये कंट्रोल्स नहीं होंगे और ऑडिट वगैरह स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम। मनोज गेरवाल जी, मैं आखिर में आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर गौरव बल्लभ, आगे इस तरीके के मामले सामने ना आए, क्या करने की जरूरत है? दो ही तरीके, तू मैं की राजनीति नहीं, हम तो रचनात्मक सुझाव दे रहे हैं जी। बहुत सबसे पहले बैंकों के बोर्ड है, जो गवर्नेंस है, उसमें बहुत सुधार। मैं उसका एक कारण बताता हूं। आप सुनिए मेरी बात। क्यों बोर्ड में आज भी वर्कमैन के डायरेक्टर नहीं है, एक भी बोर्ड में एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं है बैंक? ठीक है, क्यों नहीं है? दूसरा सुनिए, नीरव मोदी के मामले से सुझाव दे रहा हूं आपको। रिजर्व बैंक की जो ऑटोनॉमी जो डिमोनेटाइजेशन के बाद आपने खत्म कर दी, उसको वापिस स्थापित करिए और उसको अपनी शक्तियां दीजिए। राजीव जेटली भरोसा देंगे कि आगे कोई इस तरीके का घोटाला सामने नहीं आएगा? देखिए, ईमानदार, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, डिजिटाइज सरकार होगी और पिछले जो हादसे हुए हैं वो देश में दोबारा घटित नहीं होंगे। किसी भी तरीके के घोटाले की संभावना नहीं है। एक ईमानदार सरकार आई है। मनोज गेरोला साहब, किस तरीके की उम्मीद आप करते हैं और क्या वाकई को सबक लिया जाएगा, ये हम मान लें? जी देखिए, अगर ऐसे जो घोटाले हैं अगर ये बंद करने हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैंकों का आईटी सिस्टम परफेक्ट होना चाहिए। बैंक सिस्टम को हमें पूरा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसको सरकार से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा ताकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो। जो कर रहे हैं उसको बंद करना। चलिए, तू में से बचते हैं। कई अहम सुझाव आए हैं, रचनात्मक सुझाव आए हैं, जिसके बाद ये उम्मीद जगती है कि आने वाले दिनों में नीरव मोदी जैसे मामले नहीं सामने आएंगे। देखना होगा कि नीति निर्माता इन तमाम सुझावों पर कितनी ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस मुद्दे से जुड़े जो तमाम पहलू हैं वो दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम देखने के लिए।